तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 12 जून को एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हो गई है। तो आखिरकार इसका कारण क्या था? क्या हुआ कि जैसे ही लगभग 2 भी मिनट नहीं हुए होंगे, वो जो जहाज़ है उसका कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है और वो जा करके एक हॉस्टल से टकरा जाती है। क्योंकि हमने देखा है कई सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। और ये बोइंग की एयरक्राफ्ट थी जिसमें हाई टेक टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल हुआ था। तो आखिर क्या कारण था फ्लाइट 171 क्रैश का? और यहाँ पर अभी जो दोस्तों चीज़ें निकल करके आ रही हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो डेटा है वो रिकवर कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स एक होता है, वॉइस एंड ऑडियो डिवाइसेस होते हैं, उसको भी रिकवर किया गया है। तो जो फिलहाल दोस्तों बड़े कारण निकल करके आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप पूरी रिपोर्ट को जानते ही हैं कि लगभग 1:38 पर 12 जून को 2025 को जो लंदन जा रही थी अहमदाबाद से फ्लाइट, वो जब 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसमें क्या होता है कि वो नीचे आने लगती है और वो नीचे जाकर के एक हॉस्टल से टकरा जाती है जहां पर डॉक्टर्स की भी मौत होती है। यानी इस पे जितने लोग थे उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति बचा हुआ है, जो कि जैसे ही वहाँ पे क्रैश करती है वैसे इमरजेंसी विंडो कहता है कि खुल जाती है, गेट खुल जाता है और वो वहाँ से जंप कर जाता है। उसके बाद देखेंगे, अगर हम क्लूज़ की बात करते हैं जो कि फ्लाइट वीडियो एंड फ्लाइट डेटा से हमें देखने को मिला है, तो वो ये है कि नोज़ जो है, आपको पता है कि जब कोई भी एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसका जो नोज़ होता है वो ऐसे होता है ना, ऊपर की तरफ होता है। लेकिन जैसे ही वो 400 फीट पर पहुंचती है वहाँ पे एक स्टॉल लाइक डिसेंट मिलता है, यानी वो नीचे होने लगती है, ऐसे नीचे होने लगती है, फिर उसको ऊपर यानी स्ट्रगल करने लगती है ऊपर जाने में, नीचे ऊपर ऐसी उसकी कंडीशन होने लगती है जैसे ही वह 400 फीट पर पहुंचती है। फिर जैसे अभी नीचे आई, उसके बाद फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करी, ऐसे करते करते वो 625 फीट की ऊंचाई तक जाती है। और यहाँ पर इस समय इसकी स्पीड क्या होती है दोस्तों? 174 नॉट्स, क्योंकि यहाँ पर जो इसका स्टॉल होता है वो ज़्यादा होने लगता है और इस वजह से ये नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे इसके स्टॉल के कॉजेज़ क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कॉज क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ एनालिस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो इसका विंग फ्लैप था वो प्री मैच्योरली रिट्रैक्ट कर दिया गया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका एयरक्राफ्ट होता है उसके साइड के विंग में फ्लैप्स लगे होते हैं और ये फ्लैप्स लैंडिंग के दौरान जो एयरक्राफ्ट है, जो प्लेन है, उसकी जो स्पीड है उसको कम करने का काम करते हैं। लेकिन जब ये फ्लाइट ले रही थी उस समय इसको स्पीड चाहिए होती है, उस समय अगर इसके फ्लैप डाउन हो जाएंगे तो आप फिजिक्स पढ़े हैं आप, जैसे ही आप ऐसे ऊपर जा रहे हैं यानी आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। एक तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि आप जो है जो एयर में भी ड्रैग होता है उसका भी सामना कर रहे हैं। यहाँ पर जब फ्लैप रिट्रैक्ट हो गया, यानी फ्लैप ऐसे था और फ्लैप ऐसे हो गया, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो एयरक्राफ्ट का बढ़ जाता है। और एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, एरोडायनेमिक्स, और ये जो एरोडायनेमिक्स है ना ये कम हो जाता है, एरोडायनेमिक्स उसमें काफ़ी कम हो गया और जिस वजह से जो यहाँ पर ड्रैग लग रहा था, जो फोर्स लग रही थी एयर की, वो बढ़ जाती है क्योंकि अब वो ज़्यादा जगह पे लगेगी। अब ऐसे फ्लैप्स ऐसे हैं और ये फ्लैप्स अगर ऐसे हो जाएं, आप अगर कहीं ऐसे किसी अपने हाथ को ऐसे लेके जाइए तो यहाँ से पूरा ऐसे निकल जाएगी हवा। लेकिन जब आप अपना हाथ ऐसे करके कहीं लेके जाते हैं या फिर एक पेपर लेते हैं, पेपर ऐसे आप ऐसे ऐसे घुमाइए, कुछ नहीं होगा, और पेपर ऐसे पकड़ के घुमाइए तो पेपर क्या होगा, पीछे की तरफ भागेगा। तो कुछ यहीं पे ये भी हुआ है। लेकिन ये हुआ कैसे? ये तो लैंडिंग के दौरान होता है। तो वही कह रहे हैं कि लैंडिंग गियर रिमेन एक्सटेंडेड। यहाँ पे जो लैंडिंग गियर था वो एक्सटेंडेड ही था, क्योंकि लैंडिंग गियर में क्या होता है, जैसे ही लैंडिंग गियर लगता है वैसे जो आपके पहिए होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और नीचे आते हैं और फ्लैप इंगेज हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टीन पायलट हैव स्पेकुलेटेड कि को पायलट हैव इन एडवेंटली रेज द फ्लैप्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो को पायलट हैं वो अनजाने में फ्लैप्स को रिट्रैक्ट कर दिया, यानी फ्लैप्स इंगेज हो गए। अ क्रिटिकल स्विच कन्फ्यूज़न, यहाँ पे स्विच कन्फ्यूज़न उनको हो गई कि यहाँ पे लैंडिंग गियर हटाने थे कि पहिया चलो अब हम ऊपर जा रहे हैं, अब पहिया अंदर ले लेते हैं, लेकिन उसके जगह क्या इंगेज हो गया कि फ्लैप इंगेज हो गया। सोचिए कितनी बड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। और ऐसा ही हमें 1792 और 1897 के क्रैश में भी देखने को मिला था। हालांकि ये अभी स्पेकुलेशंस हैं। और यहाँ पे दूसरी थियरी क्या आ रही है? दूसरी थियरी ये आ रही है कि इंजन लॉस्ट थ्रस्ट, यानी थ्रस्ट
इंजन लूज़ कर गया। पर कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि यहाँ पे एक ट्विन इंजन था बोइंग 787 में, और बोइंग 787 में इतनी पावर थी कि अगर एक इंजन का थ्रस्ट लॉस भी हुआ फिर भी वो ऊपर जा सकता था और सेफ्टी कहीं पे सेफली लैंड वो कर सकता था। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये क्लाइंब कर सकता था सिंगल इंजन पर भी। तो ये कह रहे हैं कि ये उतना बड़ा एविडेंट रीज़न अभी नहीं लग रहा है। और उसके बाद क्या आता है कि टेक्निकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिले कि ये जो है एक ऑटोमेटेड प्रोटेक्शन के साथ जो है फिटेड था, इक्विप्ड था, जिसमें जो कि टेक ऑफ विदाउट फ्लैप डिप्लॉयड। और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि जो टेक ऑफ है वो प्रॉपरली हो जाए बिना फ्लैप डिप्लॉयड के, यानी फ्लैप उसमें इंगेज ना हो पाए। कहीं पे गलती हो गई, आप भूल गए, या फिर कुछ और मिसकॉन्सेप्शंस हो गई, मिसकैलकुलेशंस हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो फ्लैप इंगेज ना हो पाए। यानी अगर या तो ये सिस्टम फेल है या फिर ओवर रिडन हुआ, यानी उसमें नोटिफिकेशंस आई, उसमें पायलट्स को, को पायलट्स को ये पता चला कि फ्लैप इंगेज है, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनुअल कंट्रोल लेकर के ऑटोमेशन को बंद कर दिया। क्योंकि हमेशा एक ऑप्शन होता है कि इन टर्म ऑफ अगर कोई माल फंक्शन हो जाता है, कोई टेक्निकल एरर हो जाता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाता है, तो जो पायलट है और को पायलट है वो कंट्रोल्स अपने हाथों में ले सकते हैं। तो या तो ये ओवरराइड कर दिया गया। फिर यहाँ पे देयर आर ऑल्सो क्वेश्चंस अराउंड क्रू प्रोसीजर, और जो क्रू के प्रोसीजर हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर उनके जो एक्शंस हैं उनके ऊपर भी बात हो रही है। क्या कि जो पायलट है उसने बाईपास किया इनएडवर्टेंटली, यानी यहाँ पे उसको बाईपास नहीं करना चाहिए था पॉजिटिव क्लाइंब प्रोटोकॉल को। यानी पॉजिटिव क्लाइंब प्रोटोकॉल में क्या है कि देखिए एयरक्राफ्ट में आपका बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे होती हैं ना। आपने कई बार सुना है कि ऑटो पायलट जो मोड होता है, ऑटो पायलट मोड पे लगा देते हैं पायलट्स, तो ये सुना है। तो इतना पैसा उनको चार्ज क्यों किया जाता है, इतना पैसा क्यों दिया जाता है? तो भैया यही सब चीज़ें हैं, जान का खतरा हो जाता है। अगर वो चाहते तो वो निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की रक्षा के लिए, लोगों को बचाने की कोशिश के लिए अपनी भी जान पर दांव पर लगा दी। तो अब ये समझिए कि कितना ज़्यादा रिस्की है कि जब तक तो ठीक है, तब तक सबको दिखता है कि हाँ पायलट की और क्रू मेंबर की लाइफ ग्लैमरस होती है, वो यहाँ वहाँ इधर उधर टहलते रहते हैं, लेकिन जिस दिन जब होनी रहती है ना दोस्तों, तो फिर कोई बचता नहीं है। और फिर एक चीज़ और कह रहे हैं कि जो सेफ्टी कल्चर है बोइंग का वो भी सही नहीं है। बहुत बार कुछ विसल ब्लोअर ने वार्निंग भी दी थी कि एयरक्राफ्ट की जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर ध्यान दीजिए, पर यहाँ पे सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ किया गया। और वहीं पर अगर आप देखेंगे कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन दोस्तों चल रही है, जो वॉइस एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स हैं वो रिकवर कर दिए गए हैं, और वो रिकवर कर लिए गए हैं। अब ये एनालाइज किए जाएंगे AAIB, DGCA, बोइंग, जेई स्पेस और इंटरनेशनल पार्टनर जैसे कि UK और US। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि हमें पता है कि इंडिया एक स्ट्रांग कंट्री है, लेकिन इसमें जो जो हमारी मदद हो सकती है वो हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा और दुखद हादसा है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रिलिमिनरी रिव्यूज़ फोकस किस पर होगा कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग एक्चुअली कैसी थी। जो हमारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि फ्लैप कैसा था, गियर कैसी थी, थ्रस्ट कैसा था, और जो ये ऑटोमेटेड सिस्टम लॉक थे, कॉकपिट वॉइस इंटरेक्शन थी, कि वहाँ पे भी पता चलेगा कि हाँ सर ये वार्निंग आ रही है, ये भी बात हो सकती है, उसमें रिकॉर्डेड हो। फिर एक गवर्नमेंट पैनल भी रिकमेंड किया गया है जो कि टेम्परेरी DGCA इंस्पेक्शन करेगा और चेक करेगा एंटायर इंडिया बोइंग 787 फ्लीट में। यानी यहाँ पे आप चेक्स किए जाएंगे कि जो भी 787 फ्लीट है, यानी जितनी एयरक्राफ्ट इस इंडिया बोइंग 787 सीरीज़ की हैं वो इंडिया में चेक करी जाएंगी, उसमें कोई समस्या है या नहीं।